अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नईम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस की जान। और आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लाया हूं बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत मुश्किल सा टॉपिक है, दैट इज़ आइसोटोप, यानी एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स। एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप का मतलब ये होता है कि आइसोटोप्स कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकते हैं। ठीक है जी। तो ये जो टॉपिक है ये लोग इस तरह पढ़ा देते हैं, जैसे मैं अभी कुछ आपको एग्जांपल दे दूँ। फास्फोरस 32 और स्टोंटियम 90 जो है वो रेडियो थेरेपी में इस्तेमाल होता है और ट्रीटमेंट ऑफ स्किन कैंसर के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी डिटेल आपको नहीं बताई जाती, लेकिन आज मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको इसकी तमाम की तमाम डिटेल आपको बता दूँ। तो चलें शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स का मतलब होता है कि आइसोटोप्स जो आपने पिछली वीडियो में पढ़े थे, आइसोटोप्स को कहाँ कहाँ पे हम डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो आइसोटोप्स आपकी स्टैंडर्ड 9 क्लास केमिस्ट्री की बुक में मौजूद है, जो कि है फास्फोरस 32। आपको पता है फास्फोरस जो है उसके आइसोटोप्स मौजूद हैं, और उस आइसोटोप में जो फास्फोरस 32 है, यानी जिसका एटॉमिक मास 32 है, उसको रेडियोथेरेपी के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। रेडियोथेरेपी का मतलब है यानी रेडिएशन को इस्तेमाल करके, यानी शुआओं को इस्तेमाल करके हम किसी का इलाज कर सकें, थेरेपी कर सकें। ठीक है जी, किसी का इलाज कर सकें, उसके तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। और कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? ट्रीटमेंट ऑफ स्किन कैंसर। ठीक है जी। अब हम इस पर डिटेल से बात करेंगे कि फास्फोरस कैसे ट्रीटमेंट ऑफ स्किन कैंसर में इस्तेमाल होता है। बहुत सारे और आइसोटोप्स मौजूद हैं, क्यों उनको इस्तेमाल नहीं किया जाता? वाई द फास्फोरस इज़ यूज टू द ट्रीटमेंट ऑफ, यू कैन से फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द स्किन कैंसर। सो phosphorus 32 is of a particular use in the identification of malignant tumor because the cancerous cells have a tendency to accumulate more phosphate than a normal cells. तो पहली चीज़ आपको एक बात याद करनी पड़ेगी कि फास्फोरस 32 को हम कैंसर के सेलों को पहचानने में इस्तेमाल कर सकते हैं कि हमारे बॉडी में, अल्लाह ना करे अगर किसी को कैंसर है तो उसके बॉडी में कैंसर के सेल कहाँ कहाँ मौजूद हैं, इसको हम क्या करेंगे जी, फास्फोरस को हम उसको इंजेक्ट करेंगे या उस पेशेंट को देंगे। तो क्या होगा जी, क्योंकि कैंसर के सेल बहुत ज़्यादा फास्फोरस को क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा। और जबकि फास्फोरस 32 जो रेडियो एक्टिव है, आपको पता है कि उसमें से रेडिएशन निकलती हैं, तो वो सेल्स ज़्यादा रेडिएशन निकालेंगे और हम उसको किसी भी टेक्निक के ज़रिए, किसी भी हमारे डिवाइस के ज़रिए उस रेडिएशन को क्या कर लेंगे जी, उनको डिटेक्ट कर लेंगे। उनको हम उस डिवाइस के ज़रिए उनकी तस्वीर ले लेंगे, एक्सरेज जैसे आप लेते हैं। इस तरह किसी भी एक ब्लैक पेपर के ऊपर हम उसकी रेडिएशन से हमें पता चल जाएगा कि ये सेल्स जो हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा फास्फेट इस्तेमाल कर रहे हैं। इट मीन के ये कैंसर्स का बायस बन चुके हैं। अच्छा जी, ये तो हमने बात कर ली कि फास्फोरस 32 जो है इसको डायग्नोसिस के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी हमारे बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ पर कैंसर के सेल्स मौजूद हैं। नंबर सेकंड जो है, फास्फोरस इज़ एनर्जेटिक बीटा इमेटर। तो आपने एक बात और याद रखनी है कि फास्फोरस 32 जो है वो उसमें से जो रेडिएशन निकलती है वो अल्फ़ा नहीं है, वो बीटा है जी। इसमें से बीटा के जो शुआएँ निकलती हैं, which can penetrate up to the 0.8 सेंटीमीटर to the living skin tissues। तो आप यहाँ पे एक और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फास्फोरस जो है वो बीटा इमीटर है, यानी उसमें जो रेज़ निकलते हैं वो बीटा रेज़ हैं। तो इट मीन कि ये बहुत ज़्यादातर हमारे स्किन तक जा सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम हमारे स्किन के ऊपर फास्फोरस के किसी भी रेडिएशन के ज़रिए, यानी जो फास्फोरस है उसकी रेडिएशन को स्किन के ऊपर लगाया जाएगा, तो वो ज़्यादा अंदर तक नहीं जाएंगे, वो जस्ट 0.8 सेंटीमीटर टू द लिविंग स्किन के अंदर जा सकते हैं। हमारे अदर जो बॉडी ऑर्गन्स हैं उनको भी नुकसान नहीं होगा इससे। हम कैंसर सेल्स को इससे बीटा जो आपके रेडिएशन है उसके ज़रिए हम कैंसर के सेल्स को स्किन के अंदर क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। तो इसलिए फास्फोरस 32 को 32 को
स्किन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी। तो इसी तरह अगर हम बात करें यहाँ पे दूसरा हमारा जो है, तो आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी कि फास्फोरस 32 जो है वो ट्रीटमेंट ऑफ स्किन कैंसर के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ में इजाफी चीज़ जो आपको मिल गई वो ये है कि इसको डायग्नोसिस ऑफ द स्किन कैंसर, यानी स्किन का कैंसर कहाँ कहाँ मौजूद है, तशख़ीस के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ साथ जो एक दूसरा आइसोटोप है उसका नाम है जी स्ट्रोंटियम 90। स्ट्रोंटियम जो है ये कैल्शियम वाले ग्रुप का एलिमेंट है और ये कैल्शियम की तरह बिहेव करता है। इसको बोन सीकर का नाम भी कहा जाता है जी। या इसको जी जो स्ट्रोंटियम है 90, इसका एटॉमिक मास 90 है और ये भी आइसोटोप है। इसका जो फील्ड है सेम रेडियोथेरेपी है। इसको भी जी इस ट्रीटमेंट ऑफ स्किन कैंसर में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसकी वजह भी यही है। इसकी वजह ये है कि ये भी बीटा इमीटर है। ये दोनों जो हैं इनके जो रेडिएशन ये जो निकालते हैं ये रेडियो एक्टिव हैं। इनसे रेडिएशन निकलती हैं। तो इनकी जो रेडिएशन है वो इतनी ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं करती स्किन के अंदर। ठीक है जी। और बॉडी के हमारे जो ऑर्गन्स हैं, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को ये नुकसान पहुंचाएंगे नहीं पहुंचाएंगे। तो दैट्स वाई इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन एक बात याद रखना कि स्ट्रोंटियम जो है वो कैल्शियम की तरह अफेक्ट करता है। और कैल्शियम जो है वो बोन जो है वो ज़्यादातर कैल्शियम लेते हैं। आपको पता है हमारी जो हड्डियाँ हैं उनको कैल्शियम की ज़रूरत है। तो स्ट्रोंटियम क्या करता है जी, इसका अगर स्ट्रोंटियम किसी को खिलाया जाए, किसी को इंजेक्ट किया जाए, किसी की बॉडी में डाला जाएगा तो बोन्स जो हैं वो उनको क्या कर लेगा जी, बोन्स उनको एब्जॉर्ब कर लेगा। ये बोन्स में आ जाएगा और वहाँ पे ये रेडिएशन क्या कर सकता है जी, वहाँ पे इससे रेडिएशन निकल सकती हैं। तो ये बोन मैरो का जो कैंसर है उसको भी आप क्या कह सकते हैं जी, बोन मैरो के कैंसर को भी ये ख़त्म कर सकते हैं। या इसको हम स्किन के अंदर भी इसकी रेडिएशन अगर बाहर से हम लगाएंगे तो इसकी ट्रीटमेंट हम स्किन कैंसर की भी इससे कर सकते हैं। उम्मीद है आपको जो पहला आइसोटोप है जिसमें फास्फोरस 32 है और स्ट्रोंटियम 90 है वो समझ में आया होगा। इसको थोड़ा सा फिर से पढ़ते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रोंटियम 90 बिहेव लाइक कैल्शियम आयन। ठीक है जी, इन द ह्यूमन बॉडी एंड टेंड टू डिपॉजिट इन द बोन, ये बोन में डिपॉजिट हो जाता है। एंड ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू बोन मैरो के अंदर भी डिपॉजिट हो जाता है। तो ये आपका जो भी बोन का कैंसर हो सकता है उसकी इसमें ट्रीटमेंट हो सकती है। बोन मैरो का कैंसर हो सकता है उसमें ट्रीटमेंट। और आपकी बुक में जो लिखा हुआ है कि स्किन कैंसर के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है, वो इसलिए क्योंकि ये बीटा इमीटर है। और बीटा जो है वो क्या होते हैं जी, वो शॉर्ट पेनिट्रेटिंग होते हैं। वो ज़्यादातर डीप पेनिट्रेटिंग नहीं होते, वो शॉर्ट पेनिट्रेटिंग होते हैं। दैट्स वाई इट इज़ यूज फॉर द स्किन आल्सो। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। उसके बाद है जी कोबाल्ट 60, यानी कोबाल्ट जो है आपका एलिमेंट है, ये भी आइसोटोप है। ये 60 वाला जिसका एटॉमिक मास 60 है, इसका जो फील्ड है जी इसको भी रेडियोथेरेपी में इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी इसके रेडिएशन को के ज़रिए हम किसी भी कैंसर्स वगैरह को या किसी भी चीज़ को हम क्या कर सकते हैं जी, इसका इलाज कर सकते हैं। इलाज के तौर पे इसकी रेडिएशन को हम क्या कर सकते हैं जी, इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे जी, इसको इस्तेमाल किया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ बॉडी कैंसर ड्यू टू मोर पेनिट्रेटिंग पावर। ठीक है जी। तो ज़रा इसके ऊपर अगर हम आएँ किस पे जी, कोबाल्ट 60 के ऊपर, तो इसकी के बारे में हम ज़रा पढ़ें। तो कोबाल्ट 60 क्या है जी, एंड सीजियम की बात लिखी हुई लेकिन ये हमारे बुक में नहीं है, आर द मोस्ट वाइडली यूज सोर्स ऑफ गैमा रेडिएशन। तो पहली बात जो आपने याद करनी है, जैसा आपने फास्फोरस और आपने फास्फोरस के बारे में पढ़ा, उसके साथ एक और भी था कि ये जो है जी ये गामा रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं। यानी इनसे जो रेडिएशन निकलती है वो गैमा होती है, नॉट बीटा। और गैमा जो होती है वो बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन करती है। यानी अगर आप इसको स्किन के ऊपर लगाओगे तो स्किन से अंदर आपके इंटरनल ऑर्गन तक भी पहुंच सकती है। तो गामा रेडिएशन मोर पेनिट्रेटिंग होती है, बहुत ज़्यादा अंदर जा सकती है। को प्रोड्यूस गैमा रेज विद द एनर्जी, जिसकी एनर्जी 1.173 एंड 1.332 एम इलेक्ट्रॉन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। हैज़ अ हाफ लाइफ ऑफ, इसकी हाफ लाइफ 5.27 ईयर्स होती है। वेयर एज, ठीक है जी। तो सीजियम की बात यहाँ पे लिखी हुई, लेकिन आपकी बुक में कोबाल्ट का लिखा हुआ है। तो भाई मेन चीज़ ये है कि कोबाल्ट जो है
या सीजियम 137 वाला जो है, इन दोनों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं इंटरनल बॉडी कैंसर के लिए। यानी इनको हम मोस्ट पेनिट्रेटिंग गैमा रेज निकालते हैं, और गैमा रेज जो हैं जब भी हम फॉर एग्जांपल किसी भी डिवाइस के अंदर इनके रेडिएशन को डाला जाएगा, इन बॉडी के ऊपर लगाया जाएगा, तो इंटरनल कहीं पर भी आपका जो इंटरनल कैंसर है आप इसका इलाज इसके साथ ट्रीटमेंट कर सकते हो। ठीक है जी, तो ये है आपका कोबाल्ट। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कोबाल्ट की बात की जाए तो ट्रीटमेंट ऑफ बॉडी कैंसर ड्यू टू द मोर पेनिट्रेटिंग पावर। ठीक है जी, कोबाल्ट 60 को आप बॉडी कैंसर यानी इंटरनल ऑर्गन का कोई कैंसर हो, कहीं पर भी हो, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि ये गैमा रेडिएशन प्रोड्यूस करता है, और गैमा रेडिएशन बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट होते हैं हमारे बॉडी के अंदर। आप बाहर से स्किन से इसके रेज़ लगाओगे तो वो आपके अंदर कहीं पे भी अगर कैंसर होगा तो वो वहाँ पे उसको ख़त्म कर सकता है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट पे चलते हैं जी। जो नेक्स्ट है वो हमारा है जी आयोडीन आइसोटोप। नेक्स्ट जो हमारा वो आयोडीन आइसोटोप है, ये रहा जी आयोडीन आइसोटोप। इसको भी रेडियोथेरेपी में इस्तेमाल किया जाता है। कैसे जी? थोराइड ग्लैंड इन द नेक। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि थोराइड ग्लैंड में इसको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक टेस्ट द फंक्शन ऑफ योर थोराइड ग्लैंड विच हेल्प रेगुलेट योर मेटाबॉलिज्म। तो आपने यहाँ पे ज़रा देख लेना है कि आपका जो थोराइड ग्लैंड है आपके नेक के अंदर, यहाँ पे एक ग्लैंड है जिसको थोराइड ग्लैंड कहते हैं। तो वो क्या करता है जी? वो एक हार्मोन बनाता है, और वो हार्मोन कैसे बनाता है जी? वो आयोडीन की वजह से बनाता है। अगर उसको आयोडीन मिलेगा तो वो हार्मोन बनाएगा, और वो हार्मोन जब बनेगा तो या ये जो आपका थोराइड ग्लैंड है ये जो हार्मोन सिक्रीट करता है, बनाता है, वो आपके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। यानी आपके बॉडी के टोटल जो आपके मेटाबॉलिज्म्स हैं, एनाबॉलिक कैटाबॉलिक फंक्शन, आपके बॉडी में जितनी भी प्रोसेस हो रहे हैं वो हार्मोन उनको क्या करता है जी? कंट्रोल करता है। आपके बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है थोराइड ग्लैंड का। लेकिन इस थोराइड ग्लैंड को प्रॉपर फंक्शन के लिए आयोडीन की ज़रूरत होती है। तो अगर हम थोराइड ग्लैंड के फंक्शन को चेक करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे जी? कि ये आपका थोराइड ग्लैंड क्या प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं, तो हम इसको रेडियो एक्टिव वाला आयोडीन, कौन सा आयोडीन? रेडियो एक्टिव वाला आयोडीन, ऐसा आयोडीन जो कि रेडिएशन अपने बॉडी से निकालता है, वो हम उसको क्या करेंगे जी? इंजेक्ट करेंगे, और फिर हम क्या करेंगे जी? थोराइड ग्लैंड का टेस्ट करेंगे कि हमें पता चल जाएगा कि कितनी जो रेडिएशन वाला आपका जो आयोडीन है वो क्या करेगा। इट वर्क्स बाय मेजरिंग द हाउ मच रेडियो एक्टिव आयोडीन इज ऑब्जॉर्ब्ड। ठीक है जी, तो कितना एब्जॉर्ब हो गया, कितना जो है वो अभी तक बॉडी में रेडिएट कर रहा है। तो इस तरह हम इसको क्या करेंगे? उसका टेस्ट करेंगे, और इस टेस्ट से हमें पता चल जाएगा कि आयोडीन जो है वो कितना एब्जॉर्ब हो रहा है, कितना हमारे बॉडी में बचा हुआ है। उसकी रेडिएशन से हमें पता चल जाएगा, उसके अमाउंट से हम अंदाज़ा लगा लेंगे। और इसी तरीके से हम अपने थोराइड ग्लैंड की क्या कर सकते हैं? फंक्शनिंग को चेक कर सकते हैं कि आया वो फंक्शन ठीक कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है जी, उम्मीद है आपको आयोडीन आइसोटोप का समझ में आ गया होगा। तो आयोडीन आइसोटोप को हम क्या करते हैं? डिफेस्टेशन ऑफ द थोराइड ग्लैंड इन नेक। ठीक है जी, हम अपने थोराइड ग्लैंड की एक्टिविटी को चेक कर सकते हैं कि आया इट वर्क प्रॉपरली और नॉट। ठीक है जी, आगे चलें जी। आगे जो है आपका टेक्नीशियम है। इसी तरह कुछ अगर फॉर एग्जांपल आपके थोराइड ग्लैंड में कोई कैंसर हो चुका है तो उसको भी हम इसके रेडिएशन से उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी, आगे चलें जी। टेक्नीटियम जो है वो क्या है जी? टू मॉनिटर द बोन ग्रोथ इन फ्रैक्चर हीलिंग। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो टेक्नीटियम है ये भी एक ऐसा आइसोटोप है जिसको रेडियोथेरेपी में इस्तेमाल किया जाता है। अब आपको पता है टेक्नीटियम जो है, पहले आपने ये याद करना है, जो टेक्नीटियम है वो भी एक रेडियो आइसोटोप है, यानी वो भी रेडिएशन खारिज करता है। तो आपको जो बोन जब बनता है, एक प्रोसेस है, बोन बनने का एक अमल है। ठीक है जी, जब बोन की हीलिंग हो रही होती है, यानी बोन मतलब आपकी जो हड्डियां हैं वो जब बन रही होती हैं, तो
क्या हो जाता है, टेक्नीटियम को हम क्या कर देते हैं, इंसर्ट कर देते। फॉर एग्जांपल किसी का बोन फ्रैक्चर हो गया है, तो हमने क्या किया, उसको टेक्नीटियम का डोज दे दिया या उसको खिला दिया, इसको इंजेक्ट कर दिया। तो ये जो टेक्नीटियम है इसका एक काम है, जब बोन का प्रोसेस हो रहा है उसमें एक साइट है, यानी अगर एक बोन बनने का अमल हो रहा है, फिर ये क्या करेगा, बोन बनने के अमल में एक चीज़ बनती है, उस चीज़ के साथ ये क्या हो जाएगा जी, अटैच हो जाएगा। जब इसकी अटैचमेंट हो जाएगी तो इट मीन हमें पता चलेगा कि यार बोन बनने वाला अमल हो रहा है, तभी जाके ये वहाँ पे क्या हो रहा है, ये एब्जॉर्ब हो रहा है, ये यहाँ पे क्या हो रहा है जी, वहाँ पे अटैच हो रहा है। अगर बोन बनने का अमल नहीं होगा, ये अटैच भी नहीं होगा, उसके किसी भी रिसेप्टर के एक्टिव साइट के साथ अटैच भी नहीं होगा। तो इसकी अटैचमेंट और डी अटैचमेंट से हमें पता चल जाएगा कि क्या बोन हीलिंग का प्रोसेस हो रहा है या नहीं। ठीक है जी, बात उम्मीद है आपको समझ में आ गई। इसको मैं ज़रा आपको यहाँ पे पढ़ कर भी देता हूँ। यहाँ पर ये लिखा हुआ था, बोन स्कैन यूज टेक्नीटियम 99 लेबल्ड बायोफॉस्फोनेट। ठीक है जी, इसको आप छोड़ दीजिए, ज़्यादा लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको देयर थेरेपेटिक काउंटरपार्ट दीज रेडियो लेबल, ये जो आपका जो बोन टेक्नीटियम होगा, ये क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा टू द हाइड्रोऑक्सी पेप्टाइड साइट ऑफ एक्टिव बोन फॉर्मेशन। ठीक है जी, यानी जब भी आपका जो बोन फॉर्मेशन का प्रोसेस हो रहा है वहाँ पे एक साइट पे जाके अटैच हो जाएगा। अगर बोन फॉर्मेशन का अमल नहीं हो रहा तो ये अटैचमेंट भी नहीं होगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये जो है क्या जी, टेक्नीटियम जो है वो मॉनिटर कर सकता है किसकी जी, बोन की ग्रोथ को। जब बोन हीलिंग का अमल होगा तभी बोन ग्रोथ होगा। ठीक है जी, या फिर अगर किसी का टांग टूटा हुआ है उसमें भी हम इस्तेमाल करके बोन की रेगुलेशन, बोन जो है उसकी ग्रोथ को मॉनिटर कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं कि आया बोन जो है वो हीलिंग हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है जी, आगे चलें जी। उसके बाद यहाँ पे आपने कोबाल्ट 60 को पढ़ा था, यहाँ पे लिखा हुआ है गैमा रेज ऑफ कोबाल्ट 60। ठीक है जी, तो ये एडिशनल है, कोबाल्ट 60 की एडिशनल ये लिखा हुआ है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पेनिट्रेटेड हैं गैमा रेज ऑफ कोबाल्ट 60। तो ये किसी भी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट और ड्रेसिंग फ्रॉम द हार्मफुल बैक्टीरिया। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई ऑपरेट किया है, किसी का ऑपरेशन किया है, तो उसके बाद आपके जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आपके कटर हैं या जो भी हैं, ब्लेड्स हैं, ड्रेसिंग है यानी पट्टियाँ हैं, आप उनको स्टेराइज कर सकते हो, यानी उनके ऊपर जो बैक्टीरिया हैं उनको इसके ज़रिए मार सकते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं जी, बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट हैं। और ये पेनिट्रेट जब होंगे तो वो क्या कर देंगे, बैक्टीरिया को मार देंगे, बैक्टीरिया के अंदर जो DNA है उसको तोड़ देंगे, और जिससे आपके जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट हैं वो स्टेलाइज हो जाएंगे, यानी वो साफ़ सुथरे हो जाएंगे, उनमें बैक्टीरिया जो जरासीम है वो सारे मर जाएंगे। ठीक है जी, तो आगे हम देखते हैं जो हमारा नंबर 6 है, दैट इज़ एमरीशियम 241। इसका जो फील्ड है जी, इसको इस्तेमाल किया जाता है जी सेफ्टी मेयर के अंदर एंड इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी एमरीशियम 241 आइसोटोप को इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा जी, अभी ये क्या करता है जी, इसके इस्तेमाल में जो पहला इसका इस्तेमाल है जी, इसका जो पहला जो बहुत फेमस इस्तेमाल है दैट इज़ स्मोक डिटेक्टर। ठीक है जी, ये स्मोक को डिटेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल एक ऐसा डिवाइस बनाया जाता है जिसमें एमरीशियम को, ठीक है जी, एमरीशियम को इस्तेमाल किया जाता है। अभी एमरीशियम जो है उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है जी, एक डिवाइस होता है, उसमें 2 इलेक्ट्रोड इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है जी, 2 इलेक्ट्रोड मतलब फॉर एग्जांपल 2 इलेक्ट्रोड इस्तेमाल किए जाते हैं। अब क्या हो जाता है जी, वो 2 इलेक्ट्रोड एमरीशियम के होते हैं, और एमरीशियम क्या करता है जी, उन 2 इलेक्ट्रोड को बाहर हवा के अंदर, एयर के अंदर लगाया जाता है, ताकि और उन 2 इलेक्ट्रोड के दरमियान में जो हवा होती है वो इनकी वजह से आयोनाइज हो जाती है। मतलब जो हवा इन 2 इलेक्ट्रोड्स के दरमियान में आएगी तो एमरीशियम क्या करेगा, अपने रेडिएशन से उन हवा को आयोनाइज कर देगा, और उस आयोनाइजेशन की वजह से उन 2 इलेक्ट्रोड के दरमियान में करंट पास होगा। ठीक है जी,
और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कहीं पे ये डिवाइस लगा हुआ हो और वहाँ पे आग लग जाए, स्मोक उड़ जाए, स्मोक से क्या होगा जी, वो स्मोक क्या करेगा, इन दो इलेक्ट्रोड के दरमियान में आ जाएगा और क्या होगा, इन दो इलेक्ट्रोड के दरमियान में करंट पास नहीं होगा। करंट पास ना होने की वजह से क्या हो जाएगा जी, ये अलार्म बजने शुरू हो जाएंगे। इसी तरीके से एमरीशियम 241 को हम स्मोक डिटेक्टर के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसका एक और यूज़ लिखा हुआ है, दैट इज़ यूज इन अ बैक स्कैटर गैज। बैक स्कैटर गैज के अंदर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जी। तो सबसे पहले ये जो बैक स्कैटर गैज है ये क्या है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ये लिखा हुआ है, बैक स्कैटर गैज जो होता है ये एक ऐसा डिवाइस होता है यूज़ फॉर मेजरिंग द डेंसिटी ऑफ मटेरियल। इसके ज़रिए हम मटेरियल की डेंसिटी को मालूम कर सकते हैं। डेंसिटी का मतलब है उनका घाटापन, कि वो कितना, इसमें कितने मॉलिक्यूल करीब करीब है। सच एज सॉइल, किसी मिट्टी का आप जो है डेंसिटी मालूम कर सकते हो, किसी भी मटेरियल का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी सीमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये कैसे काम करता है जी? इट वर्क बाय इमिटिंग गामा रेज और एक्स रेज। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल ये जो हमारा इमरीशियम 241 है ये क्या करेगा जी, ये रेज एक्सक्रीट करेगा, अपने अंदर से क्या निकालेगा जी, रेज निकालेगा। और वो रेज क्या करेंगे जी, उस मटेरियल के ऊपर क्या करेंगे जी, उस मटेरियल के ऊपर स्ट्राइक करेंगे, लगेंगे। और फिर उस स्ट्राइक करने के बाद क्या होगा जी, वो रेडिएशन स्कैटर हो जाएंगे, यानी वो दोबारा उस पर लग के मुड़ के आ जाएंगे। और फिर उस जो जितने रेडिएशन वापस आएंगे उनको एक डिटेक्टर के ज़रिए, एक डिवाइस के ज़रिए डिटेक्ट किया जाएगा, गिना जाएगा 1 2 3 4 कितने आए। तो फिर हम उसके ज़रिए उसकी क्या कर सकते हैं जी, हम उसकी डेंसिटी मालूम कर सकते हैं। तो वो एक ऐसा डिवाइस बनाया जाएगा, उस डिवाइस में एमरीशियम 241 को इस्तेमाल किया जाएगा और एमरीशियम जो है वो गैमा रेस उस मटीरियल पे लगाएगा। और उसके बाद क्या होगा जी, वापस उससे जो स्केटर आएंगे वो रिफ्लेक्ट होंगे, जो भी रेज वो रिफ्लेक्ट होंगे उनको गिना जाएगा। और इससे हम क्या कर सकते हैं जी, डेंसिटी मालूम कर सकते हैं किसी भी मटीरियल की। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। तो इसी तरीके से एमरीशियम 241 को बैक स्कैटर गैज के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है, स्मोक डिटेक्टर के अंदर भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। एक और इसका इस्तेमाल बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको जी किसी भी कोल के अंदर, फॉर एग्जांपल एक कोयला है, कोयले के अंदर राख कितनी है, मेजरमेंट ऑफ द एश कंटेंट ऑफ द कोल। तब इसमें ये चीज़ भी आपको मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पर ये आपके लिए मैं लाया हूँ कि एश कंटेंट इन द कोल कैन बी एस्टिमेटेड यूजिंग द एमरीशियम 241। सबसे पहले जो इसका तरीका है, क्या करते हैं जी, एमरीशियम 241 को क्या किया जाएगा जी, कोल के साथ मिक्स, कोल को यानी कोयले को क्रश किया जाएगा, इसको एमरीशियम के साथ मिक्स कर दिया जाएगा। एमरीशियम से क्या निकलेंगे जी, आपके गैमा रेज या न्यूट्रॉन निकलेंगे। गैमा रेज क्या होते हैं, न्यूट्रॉन ही होते हैं। तो गैमा रेज क्या करेगा जी, उस कोल के अंदर जो मटेरियल ऐश प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि सिलिकॉन, यहाँ पे लिखा हुआ है सिलिकॉन है, सिलिकॉन जो है वो ऐश बनाता है, एल्यूमिनियम ऐश बनाता है, कुछ ऐसे मिनरल होते हैं जो कि ऐश को बनाते हैं। ऐश का मतलब जो राख को बनाते हैं। तो एमरीशियम क्या करेगा, न्यूट्रॉन अपने क्या करेगा, निकालेगा और किसको एक्टिवेट कर देगा जी, सिलिकॉन और एल्युमिनियम जो कोल के अंदर कोयले में मौजूद उसको एक्टिवेट कर देगा, जिससे हमें क्या पता चल जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, सिलिकॉन और एल्युमिनियम से जो भी रेडिएशन निकलेंगी उस रेडिएशन को किसी डिवाइस के ज़रिए हम उसको क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे। और हमें पता चल जाएगा कि कोल के अंदर, कोयले के अंदर राख कितना है, कोयला कितना है, उसमें राख कितना है। इसके ज़रिए हम राख को मालूम कर सकते हैं। राख यानी ऐश की कंटेंट किसी भी कोल के अंदर, कोयले के अंदर कितना राख मौजूद है, उसको हम इससे क्या कर सकते हैं जी, मिकदार मालूम कर सकते हैं एमरीशियम 241 के ज़रिए। ठीक है जी।
उसके बाद टेक्नीशियम 99 की बात यहाँ पे फिर से की जा रही है, और गोल्ड 198 की बात भी की जा रही है। इसको जी कहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है? इसको सीवेज के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, एंड लिक्विड वास्ट मूवमेंट ऑफ वाटर पोल्यूशन के ज़रिए भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कहीं पे गोल्ड बन रहा है, कोई गोल्ड की इंडस्ट्री है, उसके अंदर ये जो गोल्ड 198 है, ये क्या होता है जी? ये रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है जी, ये रेडियो एक्टिव होता है। तो हम क्या करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस गोल्ड को क्या कर देंगे, जहाँ पे गोल्ड बन रहा होता है हम उसको गोल्ड 198 को भी उसके अंदर मिक्स कर देंगे। उसके बाद पूरा जो फाइनल प्रोसेस गोल्ड बनने का, उसकी प्यूरिफिकेशन का जितना भी प्रोसेस होगा, उसके लास्ट में हम चेक करेंगे कि गोल्ड 198 इज़ प्रेजेंट। अगर गोल्ड 198 प्रेजेंट होगा, इट मीन कि हम कहेंगे कि प्रोसेस में गोल्ड ज़ाया हो रहा है। गोल्ड 198 क्या हो रहा है जी? ज़ाया हो रहा है। तो इसी तरीके से ट्रेसिंग फैक्ट्री वाज काजिंग ओशन पोल्यूशन, इसी के ज़रिए हम इसकी क्या कर सकते हैं, ओशन पोल्यूशन के अंदर इसको हम मालूम कर सकते हैं। गोल्ड 198 को किसी भी जो उसकी पोल्यूटेंट है, वो पोल्यूटेंट कहाँ जाते हैं? जो भी इंडस्ट्री के जो पोल्यूटेंट्स हैं वो जाते हैं दैट इज़ ओशन के अंदर जाते हैं, और वो ओशन को क्या कर देते हैं? ख़राब कर देते हैं। इसी तरीके से टेक्नीशियम को भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी। तो ट्रेसिंग सैंड मूवमेंट इन रिवर एंड ओशन के अंदर, ठीक है, टेक्नीशियम जो है वो क्या करता है जी? सैंड जो है उसको क्या करता है? इंक्रीज़ करता है। तो जहाँ पे सैंड इंक्रीज़ होगा तो हम यहाँ पे कहेंगे कि टेक्नीशियम की वहाँ पे क्या हो रही जी? यहाँ पे इंडस्ट्री में टेक्नीशियम की ज़्यादती हो रही है। तो इसी के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, इन दो एलिमेंट के ज़रिए हम किसी भी फैक्ट्री के अंदर इनको इस्तेमाल। उसके बाद है यूरेनियम, दैट इज़ यूरेनियम 235। यूरेनियम 235 जो है, ये आप सबको पता है कि यूरेनियम जो है ये एटॉमिक बॉम्ब के अंदर इस्तेमाल होता है। यूरेनियम बहुत एक इम्पॉर्टेंट जो है आइसोटोप है। यूरेनियम 235 जो है उसको जी पावर जनरेशन के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। यूरेनियम 235 को अगर हम देखें तो यूरेनियम 235 इससे टेस्टिंग की जाती है। एक प्रोसेस है जिसको हम फिशन कहते हैं। फिशन कौन सा प्रोसेस है? जो आपके बड़े बड़े न्यूक्लियस होते हैं लाइक द यूरेनियम 235, इसको क्या किया जाता है? इसके ऊपर स्कैटरिंग की जाती है, इसके ऊपर रेडिएशन डाली जाती है, जिससे ये क्या हो जाता है जी? फिशन हो जाती है। एक बड़ा न्यूक्लियस जो है वो टूट जाता है एक दो छोटी न्यूक्लियस के अंदर, और फिर उसमें से बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ तवानाई निकलती, बहुत ज़्यादा मिकदार तवानाई की। अब वो जो तवानाई साथ साथ टेस्टिंग हो रही है, साथ साथ एटॉमिक बॉम्ब आप बना रहे हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट चला रहे हैं, साथ साथ उसकी जो एनर्जी होगी, जो आपकी तवानाई खारिज होगी, उससे आप पानी को क्या करते हैं जी? पानी को आप स्टीम के अंदर, पानी को आप भाप के अंदर क्या कर सकते हैं? तब्दील कर सकते हैं, और उसी भाप को आप टरबाइन के ऊपर लगाते हैं, और टरबाइन क्या करता है? फिर वो घूमता है प्रेशर के ज़रिए। ज़्यादा प्रेशर से उस भाप को आप टरबाइन के ऊपर लगाते हैं, जिससे आप क्या बना सकते हैं? जब टरबाइन घूमेगा तो जनरेटर घूमेगा, और जनरेटर जब घूमेगा तो क्या बनेगा जी? एनर्जी बनेगी। तो आप यूरेनियम 235 से आप बिजली भी बना सकते हैं। ठीक है जी। आगे चलें, प्लूटोनियम 238, ठीक है जी। प्लूटोनियम 238 ये मेडिसिन में इस्तेमाल होता है। भाई कहाँ पे मेडिसिन में इस्तेमाल होता है जी? यूज टू स्टिमुलेट अ रेगुलर हार्ट बीट इन हार्ट पेसमेकर, ठीक है जी। तो इसको एज अ मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे मेडिसिन बनती है जो कि आपके रेगुलर हार्ट बीट जो है उसको क्या करता है? मेंटेन करता है। किसके अंदर जी? आपका जो हार्ट पेसमेकर है उसके अंदर आपका प्लूटोनियम जो है 238 को नॉर्मल हार्ट बीट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और उसके बाद कार्बन नंबर 14 जो आपका 10 है, जो आइसोटोप है, ये आर्कियोलॉजी के अंदर एंड जियोलॉजी के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, यूज टू एस्टिमेट द एज ऑफ फॉसिल्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कार्बन 14, इसको फॉसिल्स की एज के लिए मालूम एज। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कोई फॉसिल है, कोई कदीम चीज़ है जो कि इस दुनिया में मौजूद नहीं है, फॉसिल्स हम उसको कहते हैं कि कोई भी उसका कोई भी एक
बंदा, कोई भी एक पर्सन, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म अब मौजूद ना हो, उसको हम कहते हैं फॉसिल्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई हमें दरख्त मिल गया बहुत पुराना, उसका कोई पार्ट मिल गया, कोई धंसा ज़मीन के अंदर, या कोई डायनासोर्स का हमें कोई एक हिस्सा मिल गया, तो हम क्या करेंगे जी, आपको पता है कार्बन तो हर जगह मौजूद होता है, हर किसी चीज़ के अंदर मौजूद होता है। तो कार्बन का जो आइसोटोप है दैट इज़ कार्बन नंबर 14, 12 नहीं 13 नहीं, कार्बन नंबर 14। कार्बन नंबर 14 जो आपका आइसोटोप है वो रेडियो एक्टिव है, उसमें से रेडिएशन निकलती है। तो हमें कार्बन नंबर 14 की हाफ लाइफ का पता होता है। हाफ लाइफ का मतलब कि वो कितने टाइम बाद उसकी आधी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे पता है कि 5 साल के अंदर, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 5 साल के अंदर कार्बन 14 क्या हो जाएगा जी, आधा ख़त्म हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं जी, किसी भी एक फॉसिल्स के जिस्म का हिस्सा लेके उसमें कार्बन नंबर 14 जो है उसको हम क्या करेंगे, उसको देखेंगे, उसके अमाउंट को देखेंगे कि आया वो आधा है, आधे से ज़्यादा है, कितना है, और उस हिसाब से हम उसकी उम्र का बता देंगे कि ये जो फॉसिल है ये 5000 साल पुराना है, ये 10,000 साल पुराना है, ठीक है जी, ये 500 साल पुराना है। इस तरह हम किसी भी फॉसिल्स का एज मालूम कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी, आपको समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।